रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्या होता था, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये था वही फॉर्मूला। फिर इसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, मोलैलिटी हो गया यहाँ पे। फिर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके लिए के एफ एम, ये मोलैलिटी हो गया, ठीक। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। अब देखिए यहाँ जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सॉल्यूट के लिए हम N2 यूज करें, मोल नंबर ऑफ मोल्स को N2 से रिप्रेजेंट करें, तो नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है भाई। अब क्योंकि N2 सॉल्यूट बहुत कम होता है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, N2 बाई N1, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये जो मोलैलिटी है इसको थोड़ा सा ओपन करें तो ये आ जाएगा N बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में भी ऊपर क्या आ रहा है, N2, ये N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा, इसी तरीके से सेम टू सेम यहां भी बात बनेगी, N2 और फिर से यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि मोलैलिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, CRT में ये C मान लीजिए, अगर हम इसको मोलैरिटी ले लें, है ना, मोलैलिटी भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने मोलैरिटी ले लिया, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, N2 ही आएगा और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT। अब देखिए इन चारों ही फॉर्मूले में क्या सिमिलर चीज है, सिमिलर चीज ये है कि इधर की ये जो है, ये है, ये है और ये सब क्या है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और राइट साइड पे हम क्या देख रहे हैं, हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है भाई। एक बात तो ये निकल के सामने आई, दूसरी बात देखते हैं क्या निकल के सामने आई। अगर मैं, जैसे मान लिया अगर हम इसी फोर्थ वाले फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, ये जो N2 है ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, ठीक है भाई। और दिस डिवाइडेड बाय V, वॉल्यूम RT, ठीक है भाई। अब और इधर क्या है, इधर है पाई। हमने इस फॉर्मूले का यूज किस में किया है, इस फॉर्मूले का यूज किया है मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो यार मोलर मास अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इस V को इधर कर दो, तो ये आ जाएगा पाई V और ये आ जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M RT। अच्छा, इस कैपिटल M को इधर रखो, पाई V को इधर ला दो, तब देखिए क्या होगा, m इज इक्वल टू स्मॉल m RT बाई, तो ये आ गया भाई। अब ध्यान से देखना, पाई क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये m क्या है, मोलर मास। क्या रिलेशन है दोनों में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। हमने एक रिलेशन निकाला कि यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसके साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, सॉल्यूट के ही मोलर मास से।
तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस ये बात अपने को दिमाग में बिठाना है। ये जो हमने यहां लिख दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, लेकिन अगर मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास अगर ज्यादा आएगा कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है। ठीक है, ये रिलेशन हमने निकाला। अब देखिए हम एक केस लेते हैं। केस क्या है, हमें दिया गया है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, और कह रहे हैं कि एक बार इसको डालो पानी में, ठीक है भाई, और एक बार इसको डालो बेंजीन में, ये हमको बोला गया है। इसमें बेंजीन ले लिया और इसमें वाटर ले लिया। सॉल्यूट क्या है हमारा, एसिटिक एसिड है। सॉल्यूट हमने लिया एसिटिक एसिड, एक बार डालना है वाटर में और एक बार डालना है बेंजीन में। तो देखिए क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हमने कितने इसके पार्टिकल लिए, माना कि हमने इसके 100 पार्टिकल्स लिए, 100 पार्टिकल्स, ठीक है भाई। अच्छा 100 पार्टिकल्स लिए। अब यहां अगर हमको पाई की वैल्यू चाहिए तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT, यही फॉर्मूला है ना। अब C इज इक्वल टू क्या होता है, N2/VRT। अब देखना ये जो N2 है, ये जो N2 आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। अब हम आपसे कह रहे हैं कि यार मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितने लिए, 100 लिए, ठीक है। अच्छा यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, यहां भी 100 लिए हैं। पाई इज इक्वल टू CRT। अब मान लीजिए कि हम कंसंट्रेट इसका 100 मोल्स हमने लिए, तो यहां पे हम कर देते हैं 100, ठीक है, RT और डिवाइडेड बाई V, और यहां पे भी इसी तरीके से पाई इज इक्वल टू N2/VRT है, और यहां पे भी 100 कर देते हैं, RT/V, ठीक है। इसी तरीके से हमारी इक्वेशन बननी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हम कर ही रहे थे, हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे थे, और हम पाई की वैल्यू मेजरमेंट करने ही वाले थे। पाई के लिए पाई हमें मेजरमेंट करना है इस सॉल्यूशन का। यहाँ जो सॉल्यूशन है हमारे पास, हम इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए। क्या लेकर के आए, इंस्ट्रूमेंट। तो पता चला कि यार यहाँ की जो पाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उससे जस्ट डबल आ रही है, और यहां जो हमने पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया है, जितना हमने कैलकुलेट किया है जस्ट उसकी हाफ वैल्यू आ रही है। किसमें, इंस्ट्रूमेंट से। हमें क्या लग रहा था कि यार दोनों की वैल्यू सेम सेम आएगी, ठीक, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ने हमें बताया, उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी यहां जो पाई की वैल्यू आ रही है वो जस्ट डबल आ रही है तुमने जितना कैलकुलेट किया है, और यहां जो वैल्यू आ रही है वो जितना कैलकुलेट किया है तुमने, मान के चल रहे थे, उसकी जस्ट हाफ आ रही है। अब मैं सोच रहा हूं कि यार दिक्कत कहां हुई है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो मैंने कर दी। टेम्परेचर सही लिया मैंने, R कांस्टेंट ही होता है, वॉल्यूम जो है सीधा सीधा दिख रहा है जितना है यहां भी। अब यार एक ही वैल्यू है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई मैंने, अच्छा इसी हिसाब से, जिस हिसाब से अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आ रही है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आ रही है तो मोलर मास फिर क्या आएगा, वो हाफ आएगा हमारा एक्सपेक्टेड वाला, जो हमारा जो मेजरमेंट में जो आएगा वो कितना आएगा, एक्सपेक्टेड का हाफ आएगा। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा मेजरमेंट में
मेजरमेंट में जस्ट डबल आ रहा है, तो इसका मतलब फिर मोलर मास हमारा क्या आएगा, जस्ट हाफ आ जाएगा। और इधर जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट हाफ आ रहा है, तो यहां मोलर मास हमारा क्या आ जाएगा, इधर जस्ट डबल आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, हम ये पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझिए बात को। बात ये है कि यहां वाटर में CH3COOH को जब डाला गया तो 100 हमने इसके मोल्स लिए मान लीजिए, तो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए CH3CO माइनस और H प्लस में। और इधर क्या हुआ, इधर 100% एसोसिएट हो गए, यानी कि CH3COOH 100 लिए थे, लेकिन एक CH3OH दूसरे CH3OH के साथ क्या कर गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया, और इस तरीके से इसका हुआ एसोसिएशन। यहां हुआ डिसोसिएशन, यहां हुआ एसोसिएशन। डिसोसिएशन होने की वजह से पार्टिकल्स की अगर बात करें, अगर हमने 100 पार्टिकल्स लिए थे तो यहां अब सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 200। और यहां हमने 100 लिए थे, लेकिन सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं, अब 50 प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, ये हुआ। तो अब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 और आ कितनी गई, जस्ट डबल आई है तो 200। तो भाई कितना डिफरेंस हुआ, कितने टाइम्स का, 2 टाइम्स का डिफरेंस यहां पे आ रहा है। ये किस वाले केस में है, वाटर वाले केस में। और दूसरे वाले केस में आप मान के कितना चल रहे थे, 100, आया कितना, जस्ट हाफ आ गया, क्योंकि वहां क्या हुआ, एसोसिएशन हो गया था। तो ये कितना आ गया, 1/2। तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था वॉन्टहॉफ, उन्होंने कहा कि देखो, हमने हर कंपाउंड के लिए ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो आता है रिजल्ट, इसके बीच का जो रेशियो है वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया है आपको। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट नंबर 1, इसके लिए आई का जो वैल्यू आता है वो आता है 3। तो हम क्या समझ जाएंगे कि इसका मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। मान लीजिए दूसरा सॉल्यूट है, उसके लिए उन्होंने बताया कि आई का जो वैल्यू आएगा वो 2.5 आएगा। तो हम क्या समझ जाएंगे कि यार इस सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो थ्योरेटिकल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए उसके कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स होगी। और अगर हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसके लिए आई का वैल्यू 1/4 आ रही, तो उसी हिसाब से हम समझ जाएंगे कि इतना कम आएगी। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि आई जो है वो क्या है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड वाला वैल्यू है, डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये तो ऑब्जर्वेशन वाली बात हुई, और एक कैलकुलेटेड वैल्यू। आई क्या है, आई रेशियो है, किसका रेशियो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का। तो अब अगर मैं इसी आई को मोलर मास के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का रिलेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। तो क्या हुआ करता है, अगर मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व्ड वाला वैल्यू ऊपर लिखा है तो फिर मोलर मास में क्या हो जाएगा उसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। मोलर मास, तो मोलर मास मुझे इस बार कैलकुलेटेड ऊपर रखना पड़ेगा और ऑब्जर्व्ड नीचे रखना पड़ेगा। ये है भाई, बस इतनी बात मैं बताना चाह रहा था। ये बात मुझे बतानी थी कि ये जो आई है, आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप तो केवल दिमाग में एक फर्स्ट वाले फॉर्मूले को रखो,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, और मोलर मास वाला उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई, अब ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब जितने भी फॉर्मूले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, सब में आई को अगर हम लगा दें, तो आई का अगर हम यूज कर लें इस तरीके से आई, तो अब जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो गलत नहीं आएगी, जो आना चाहिए वही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अभी जो मैंने आपको बताया वहां पे हम मान के चल रहे थे, वहां पे हम मान के चल रहे थे कि अगर हमने CH3COOH लिया तो ये 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। यानी कि अगर मेरे पास 100 एसिटिक एसिड है तो 100 के 100 CH3COO माइनस और H प्लस आयंस बनाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाएं। रियलिटी में होता है कि मान लीजिए हमने लिया 100, तो अब जैसे ये क्या है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड क्या है, कम डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ज्यादा हो जाता। तो वीक एसिड होने की वजह से हो सकता है कि ये केवल, अगर हमने 100 लिए तो 100 में केवल 5 पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हो रहे हों। तो यार जब 100 थे और 5 ही डिसोसिएट हुए, 100 थे 5 ही डिसोसिएट हुए, ठीक है, तो देखो फिर आई का वैल्यू कितना आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा पार्टिकल्स पे डिपेंड करती, ठीक है भाई, सीधा पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब कि अगर हम पार्टिकल्स के टर्म्स में बात करें, अगर हम पार्टिकल्स के टर्म्स में बात करें तो पार्टिकल्स तो मुझे ऊपर क्या लिखना होगा, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स, और यहां क्या लिखना होगा, कैलकुलेटेड पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स कितने हुए यार, 100 लिया था तुमने, 100 लिया, टूटे कितने उसमें से, 5 टूटेंगे तो बचे कितने, 95। मतलब 95 वो हैं जो टूटे नहीं हैं, 5 टूट गए। अच्छा, टूटने से बना क्या है, टूटने से 2 आयन बने हैं। एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और उससे 2 आयन बन रहे हैं। तो अगर 5 ब्रेक हुए तो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो 95 तो वो वाले जो नहीं टूटे और 10 वो वाले जो टूट गए, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया ये 105। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स कितने हुए, 105, और कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए था, 100। तो आई का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमने अभी समझने के लिए मान लिया था कि पूरा का पूरा एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बेंजीन में इसे डाला, तो बेंजीन में मान लीजिए मैंने इसके 100 पार्टिकल्स लिए, तो बेंजीन में जाने पे सारे के सारे डाइमर नहीं बनाएंगे। मान लीजिए कि इसमें 94 बना लिए, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, थे कितने, 100 थे, और उसमें से जुड़ कितने गए, 94, तो बचे कितने, 6 तो बचे हैं जो पूरे पूरे हैं, और बाकी के जो 94 थे वो आपस में चिपक गए। अब अगर चिपक के दो साथ में आ रहे हैं तो 94 का हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 47। इसका मतलब 47 तो चिपक गए हैं और 6 पूरे पूरे हैं, तो कितना हो गया, 53 हो गया। तो इसका मतलब आई का वैल्यू यहां पे क्या होगा, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स कितने हैं, 53 हैं, और होने कितने चाहिए थे, 100। तो आई का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमने समझ लिया कि वांट ऑफ फैक्टर को हम यूज कैसे करेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, और आज हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें कि कुछ पार्शियल डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, हमें उन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 32 से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32, लैंग्वेज देखते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब डेल्टा टी एफ हमसे पूछा जा रहा है, डेल्टा टी एफ।
व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखिए भाई, इसमें हमारे पास जो वाटर है, ये वाटर मान लीजिए, ठीक, और 250 ग्राम है, और इसमें हमने एक सॉल्यूट ऐड करना है, और ये जो सॉल्यूट ऐड करना है ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, ठीक है भाई। और ये पता लगाना है कि जब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, है ना। नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस तो आएगा, तो वो कितना होगा। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पे, अब ये क्या है, ये एक एसिड है ना, तो अब पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका हमको दे रखा है, के ए का वैल्यू हमको दे रखा है 1.4 इंटू -3। तो ये हमको वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था उसका यहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा। ये जो के ए है एक्चुअली है क्या, ये के ए का मतलब होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन, ठीक। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ये जब डिसोसिएट होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये इस तरीके से होगा, CH3 CH2 CH COO माइनस प्लस H प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो यहाँ पे आयंस बने, तो इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है के ए का वैल्यू, ठीक है भाई, ये के ए का वैल्यू हो गया। और साथ ही साथ के एफ अपने को दे रखा है। तो देखिए पूछ क्या रहा अपने से, हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा टी एफ, ठीक है भाई। अब अगर हमको सॉल्यूट का मास, गिवन मास पता है और सॉल्यूट का मोलर मास हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, है ना। तो गिवन मास पता है, मोलर मास पता है और सॉल्वेंट का भी मास पता है, तो मोलैलिटी पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और के एफ हमको दे ही रखा है, के एफ हमको दे ही रखा है। बस पता क्या करना है, पता करना है वांट ऑफ फैक्टर, ये पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाए, ठीक। अब आई जो है उसको हम पता कैसे करें, तो भाई आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब मैंने अभी बताया, आई इज इक्वल टू होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, और ये वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, ऑब्जर्व्ड। तो ये वाले क्या थे, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब ये कि जितने हमने पहले लिए थे डिसॉल्व करने के पहले, और ऑब्जर्व मतलब जब सॉल्वेंट में डाल दिया तो टोटल कितने हैं, है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब जितना हमने पानी में डाला है उतने कितने पार्टिकल, और ऑब्जर्व का मतलब है कितने हो गए। तो यहाँ पे पार्टिकल के नंबर्स हमको नहीं दे रखा है, हमें मोल्स की टर्म्स में बात करनी होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसॉल्विंग, ठीक है भाई। ये अपने को पता करना है, ये चीज पता चल जाए तो बस अपना आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे पता किया जाए, समझिए इसको बात को, क्योंकि अगर हमको के ए दे रखा है तो इसका भी कहीं यूज है, अगर हमें के ए दे रखा है तो इसका भी यूज है। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मोलैलिटी इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब हम सीधे उस पार्ट में आते हैं जो थोड़ा सा नया है हमारे लिए। तो नया पार्ट ये है अपने लिए, देखिए
ये अपना रहा रिएक्टेंट और ये डिसोसिएट हुआ इस तरीके से प्रोडक्ट में। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन सी है। जब स्टार्टिंग में ये सी है तो अभी प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, अभी हम ये सी कब है, ये वो कंसंट्रेशन है जो हमने बिना डिसॉल्व करने के पहले लिया हुआ है। अच्छा, तो जब डिसॉल्व ही नहीं किया तो प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है। ठीक, अच्छा, जब डिसॉल्व कर दिया, जब डिसॉल्व कर दिया तब अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ा मैं साइड में यहां बताता हूं। ऐसे समझिए कि मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए आपने 100 जो है तो मोल्स लिए, ठीक है, 100 मोल्स लिए आपने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार इसका जो डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अगर परसेंटेज में बात करें तो 50% है, 50% है। फ्रैक्शन में बात करें तो 0.5 है। ठीक है भाई, तो अगर ये इतना डिसोसिएट होता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 का कितना डिसोसिएट हो गया, 0.5। फ्रैक्शन वाली अगर बात करें, या ऐसे ही आप बात कर सकते हैं, इसका 50%, एक ही बात है। अगर इस तरह से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50, या थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं। हमारे पास 100 है और हम कह रहे हैं कि इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मान लीजिए 60%। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में बात करें तो 0.6। तो अब अगर इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की, एक मिनट, हाँ, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 है, हमें फाइनल देखना है कितना हुआ। तो देखिए 100 का 60% ऑफ 100, ये कितना होगा, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 60। ठीक, तो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब डिसॉल्व नहीं किया है, और ये क्या है, ये वो कंसंट्रेशन है जब डिसॉल्व कर दिया। तो पहले रिएक्टेंट इतना था और अब इतना क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो बचा कितना, बचा 40। तो ये 40 कैसे आया, समझिए बात को। 100 था, माइनस आपने कितना किया, माइनस आपने किया है 100 इंटू 0.6। फ्रैक्शन में यही वैल्यू थी ना, और इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस 60, तो बचा कितना, 40। ठीक, अब देखिए ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट था 100, और इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट हैं वो 0 है अभी। अच्छा, अब फिर इक्विलिब्रियम में कितना हुआ, 100 माइनस 100 इंटू 0.6, और ये कितना है, ध्यान समझना भाई, 60 अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 60 बन रहा है और ये भी 60 बन रहा है, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो इसका मतलब कि ये कितने हैं, 100 इंटू 0.6, 100 इंटू 0.6। तो अब देखिए ये 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 60, और ये 60। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस इनिशियल कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक है भाई, फिर जो प्रोडक्ट है वो 0 कंसंट्रेशन रहती है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे सी माइनस सी अल्फा कर दिया करते हैं, सी माइनस सी अल्फा। ये देखिए सी माइनस सी अल्फा, यानी कि इतना इसमें से माइनस हो जाए, और जितना ये माइनस हो रहा है उतना ही क्या है, ये बन रहे हैं, सी अल्फा सी अल्फा। तो अब मैं समझता हूं कि शायद आपको बात सी समझ में आ गई होगी कि हम ये वाली इक्वेशन बार बार हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब देखिए हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, हमें फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया अपने से
इस क्वेश्चन में डेल्टा TF पूछा गया है, KF दे रखा है, मोलैलिटी हमने निकाल लिया है, I हमें पता करना है। I पता करने के लिए हमने ये इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन बनाई। अभी क्यों बनाई अभी पता चल जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बनाई है इसमें इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, इतना है, और प्रोडक्ट कितना है, इतना है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन हमें पता है। अब Ka इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट यानी कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक, अब ये हमें कितना दे रखा है प्रोडक्ट के लिए, कंसंट्रेशन C अल्फा है, इसकी भी C अल्फा है, हमने यहाँ लिख दिया C अल्फा, और ये कितना है C माइनस C अल्फा, ये लिख दिया C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा से C कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, और ऊपर जैसा वैसा ही रहेगा, तो ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई, तो ये C अल्फा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जो होता है ये बहुत कम होता है, ये एक वीक एसिड है, जो हमने लिया है क्या है, एक वीक एसिड है, और इसके लिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, तो इसलिए हम अल्फा को यहाँ नेग्लेजिबल मान सकते हैं। 1 में से अगर अल्फा हट माइनस भी करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने नेग्लेजिबल मान लिया, तो यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक, ऊपर क्या बचा है C अल्फा स्क्वायर, और ये Ka, तो इस तरीके से अल्फा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट Ka डिवाइडेड बाई C यहाँ पे क्या है भाई, C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और ये देखिए मोलैलिटी हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे उसी तरीके से रख देते हैं। तो अब जो फाइनल जो वैल्यू आ रही है अल्फा की वो ये आ गई। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हो रहा है, इतना कम हो रहा है, तभी तो देखिए हमने ऊपर नेग्लेजिबल मान लिया, क्योंकि वीक एसिड का इसी तरीके से डिसोसिएशन होता है। अब देखिए, अगर हम अभी हमने कंसंट्रेशन के टर्म से बात की, अब मोल्स के टर्म से बात करें, अगर हम ये मान लें कि जो रिएक्टेंट है वो स्टार्टिंग में माना कि 1 मोल था, मान लिया हमने, यूनिटी मान लिया, और ये 0 थे, फिर 1 मोल में से डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, जैसे मान लीजिए 1 मोल हमने लिया था और इसमें माइनस कितना हम कर रहे हैं 0.6, ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे जब 100 लिए थे, कंसंट्रेशन था वो, और कंसंट्रेशन के लिए हम 100 इंटू 0.6 कर रहे थे, तो अभी भी वैसी ही बात हो रही है, 1 माइनस 1 इंटू 0.6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो बात वही है। तो हमने इस बार वही इक्वेशन बनाई, यहाँ पे हमने बार बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, और ऐसे यहाँ पे साइन बनाएंगे, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, एक आयन ये हो जाएगा और एक आयन ये हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ बना रखा है हमने ये चीज, ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन हमें इधर भी लिखनी होगी, तो हमने नहीं लिखा, थोड़ा सा काम चोरी कर ली। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है इस तरीके से, हमने इसलिए लिखा है, सिंपल सा है कि हम पता करना चाह रहे हैं इसका वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि वो वाला पार्टिकल्स जो डिसॉल्व कर दिया है, तब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है पार्टिकल्स के नंबर्स डिसॉल्व करने के बाद डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स के नंबर डिसॉल्व करने के पहले। ठीक है भाई, तो पहले कितने थे, पहले तो केवल रिएक्टेंट था और वो कितना था 1 मोल, ये रहा हमने दिखा रखा है, और बाद में कितना हुआ, बाद में ये है प्लस ये है प्लस ये है। ठीक है भाई, तो 1 माइनस अल्फा, ये रहा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचा कितना 1 प्लस अल्फा, ये आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब आई की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, ये देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, एक मिनट,
अच्छा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, तो ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और 1 से प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितना आ रहा था 0.065 और ये 1 से प्लस कर देंगे, तो ये आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.065। ठीक है भाई। भाई जो ये आई क्या बताता है, ये बताता है कितने टाइम्स हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। तो क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिसोसिएशन हुआ है तो बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, तो 1.065 केवल हुआ। ठीक, लेकिन हमको ये आई तो कैलकुलेट करना नहीं था, हमें तो अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना था डेल्टा टी एफ। तो बस अब सब कुछ हमारा आ चुका है। एम हमने पहले निकाल लिया है, मोलैलिटी, के एफ हमको दे ही रखा है, आई हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा, इतने डिग्री का फर्क पड़ेगा। अगर आप एसिड अगर आप इतना थोड़ा सा एसिड डालेंगे, केवल 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम, और पानी कितना है, पानी एक लगभग 250 ग्राम है ना, 1/4 लीटर है, और 10 ग्राम अगर एसिड डाला जाए तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो डिफरेंस करेगा वो भाई इतना करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लीजिए कि माइनस में इतना चला जाएगा, -0.65 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो ये जो अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया, ये अपने आप में एक समझ लीजिए कि एक मॉडल प्रॉब्लम है, यानी कि आपने इसको खुद से अब एक बार प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है तो एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं और इसी तरीके के कंपटीशन में भी आए हुए हैं, हम उनको देखते हैं। तो हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ये क्वेश्चन किसका था, डिसोसिएशन वाला था। मैं लिंक भेज रहा हूँ, टाइम अप हो जाएगा, लिंक भेजता हूँ। चलिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। कह रहे हैं 19.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलैलिटी इन्होंने हमको बता दिया। अगर हमको सॉल्यूट का मास बता दिया जाए और सॉल्वेंट का मास, तो मोलैलिटी पता चल गया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये भी बता दिया हमको कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो इतना आ रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर बताओ, वांट ऑफ फैक्टर कह रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला आई हम कैसे बताया करते हैं, आई को कैसे बताया जाता है, आई इज इक्वल टू होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व की गई। ठीक है भाई, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेक्टेड थी। ठीक है भाई, यानी एक्सपेक्टेड को कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्होंने बता दिया है, ये देखिए ऑब्जर्वेशन बता दिया हमें इतना है। अब वांट ऑफ फैक्टर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो ये दे ही रखा है, ये कैलकुलेट कर देंगे तो आई आ जाएगा। आयुष्मान क्लास के बाद कॉल करता हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ, क्लास चल रही। हाँ, तो अब देखिए यहां अपने से क्या कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर बताओ और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बताओ। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अभी बताए थे ऊपर, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस टाइम पे जो ये हमारा रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम और ये हमारे आयंस बनते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट वाले, तो इनका जो कंसंट्रेशन है उसको ले लो और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर एसिड की बात चलती है तो उसको के ए बोल देते हैं, बेस का होगा तो के बी बोल दें। ठीक, अब देखिए अब यहां पे हमें दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक आई बताओ और दूसरा के ए बताओ। ठीक है भाई, तो देखिए पहले हम ऐसा कर ले कि जो मोलर मास होता है, आई को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप कर लीजिए, मतलब या तो आप ऐसा लिखो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन वाला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन वाला, या ऐसा भी लिख सकते हो कि मोलर मास में उल्टा हो जाएगा, मोलर मास एक्सपेक्टेड वाला यानी कि कैलकुलेटेड वाला डिवाइडेड बाई मोलर मास जो ऑब्जर्वेशन वाला है। तो यहां पे हमने उसी तरीके से किया, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया। ठीक, तो ये कितना आया, इतना आया। ठीक है भाई, अच्छा ये कौन सा वाला है, ये तब वाला है जब हम ये सब वैल्यूज पुट कर दें। कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर दें, ये 19.5 ग्राम, ठीक, फिर 500 ग्राम, ठीक, फिर ये 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगर हम ऑब्जर्वेशन वाले फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो मोलर मास आया है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन वाला आ गया, ये ऑब्जर्वेशन वाला आया, यानी कि मतलब इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इतना आया। लेकिन फॉर्मूले को देख करके जो मोलर मास आता है वो कितना है, वो इतना है। इंस्ट्रूमेंट बता रहा है मोलर मास इतना, और हमारा जो कॉपी पेन में जो हम कर रहे हैं फॉर्मूले से वो आ रहा है इतना। ठीक, तो इसका मतलब जो रियलिटी में आ रहा है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाई रियलिटी वाला, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते तो जो रियलिटी वाला आता उसको ऊपर रखते और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता उसको नीचे रखते, लेकिन क्योंकि हमने मोलर मास यूज किया तो इसलिए इस तरीके से कर लिया। तो ये आई हमको यहां से मिल गया। ठीक, दो बातें पता करनी थी, एक तो वांट ऑफ फैक्टर पता लगा लिया हमने, और दूसरा हमें पता करना था अब के ए। चलिए अब इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं, CH2 नहीं तो पूछा है ना वो तो। अच्छा एक मिनट, रुको ना थोड़ा, मैं जरा कंफर्मेशन करूँ।
अरे मैंने लिखा नहीं है, दे रखा है मैंने, यहाँ पे मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो दिया हुआ है, मैंने जब टाइप किया है तो इसमें मैं मेरे से मिस हो गया है, ठीक है ना। तो ये के एफ ये हमको दे रखा है। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ इक्वेशन बना रहे थे। ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, डिसोसिएट होगा CH2FCOO माइनस और ये H प्लस, ठीक है भाई। मान लिया स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C है, तब ये दोनों अभी डिसॉल्व हुआ ही नहीं तो बने ही नहीं। फिर मान लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि अल्फा है तो C माइनस सी अल्फा, ये क्यों किया हमने आपको बता दिया है इसके पहले ही, ठीक। और जितना ये माइनस होगा उतना ही ये दोनों बन रहे हैं। अच्छा, तो जो I होगा वो क्या होगा, I होगा इसको इस तरीके से लिखेंगे, I का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स जो डिसॉल्व करने के बाद हैं और डिवाइडेड बाई पार्टिकल्स जो पहले थे, ठीक है भाई। तो अब जैसे हमने यहाँ कंसंट्रेशन के लिए लिख रखा है, अगर हम पार्टिकल्स की टर्म्स में अगर बात करें तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। माना कि पहले मोल्स हमारे रिएक्टेंट के 1 थे और जो प्रोडक्ट था वो अभी 0 था, फिर बाद में क्या हुआ 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये कितना हो जाएगा अल्फा और अल्फा। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है टोटल मोल्स डिसॉल्व करने के बाद और टोटल मोल्स पहले। तो टोटल मोल्स पहले कितने थे, 1 थे, 1 थे, ये देखिए 1, और डिसॉल्व करने के बाद इतना है, इतना है, इतना है, इन तीनों को टोटल करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये वाला कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू बचा 1 प्लस अल्फा बाई 1। तो ये वो चीज़ है जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है ना। मैं इतना बता भी सकता था, लेकिन क्योंकि ऊपर हमने अभी क्वेश्चन में किया ही है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। जब डायरेक्ट लिख दिया तो हमें आई तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही रखा है, आई कैलकुलेट कर रखा तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से। तो अल्फा की भाई साहब ये वैल्यू आ गई, अब इसका हम यूज करने वाले हैं अल्फा की वैल्यू को। ये अब अभी हमने आपको बता ही दिया कि के ए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन। तो ये C माइनस सी अल्फा है, C बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। अच्छा, अब इस C को इस C से कैंसिल कर देंगे तो अब बचा क्या, C बचा ऊपर और 2 अल्फा है तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। बता चुके हैं कि अगर मान लो अल्फा बहुत कम होता है एसिड के लिए क्योंकि, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो C कंसंट्रेशन हमें पता है और अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया है, C कंसंट्रेशन पता है, अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, के ए हमें बताना है। तो बस तो अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। तो मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं मान लीजिए। तो मोलैरिटी के लिए क्या है, गिवन मास मोलर मास, और यहाँ पे जो वाटर हमने यूज किया है, एक मिनट, वाटर यूज किया है ना, हाँ वाटर यूज किया है, उसके लिए हम मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, हम मान लेते हैं कि आधा लीटर पानी लिए थे तो अभी भी लगभग आधा लीटर सॉल्यूशन ही बना है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा बन गया होगा, है ना। जब भी आप कुछ इसमें डिसॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि अब बहुत ही कम हमने अमाउंट डाला। कितना अमाउंट डाला है, अब डाला ही कितना है, केवल जस्ट 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम अगर ऐड करेंगे कोई चीज वाटर में तो ज्यादा उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे कितना ले लिया, उतना ही ले लिया जितना था। तो हमारा जो मोलैरिटी आ गया वो ये आ गया, है ना। तो हम ये जो इक्वेशन हमने पीछे बनाई है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो सी यहाँ पे कंसंट्रेशन हमने रख दिया, ये हमारा सी कंसंट्रेशन। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है और 1 माइनस अल्फा यहाँ पे यूज कर सकते, चाहे तो नहीं भी करें, अगर इसको नहीं भी करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई साहब के ए का वैल्यू। अब देखिए ये जो मैंने दो आपको न्यूमेरिकल बताए 32 और 33, ये समझ लीजिए कि इसको इस पूरे चैप्टर का मैं कहूंगा, क्योंकि 11th क्लास में जो चैप्टर 7 हुआ करता है उसको थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है,
रीज़न है कि भाई बड़ा चैप्टर है, बाद में आता है, तब तक सिलेबस की जल्दी जल्दी हो जाती है, तो लगता है टीचर को भी लगता है जल्दी से सिलेबस कराओ। तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से 7 चैप्टर थोड़ा सा बेचारा ये हो नहीं पाता है। इस वजह से ये जो हमने यहाँ पे पूरा जिस तरीके से इसको सॉल्व किया, तो जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो, कुछ लोगों ने तो ये 11th में 7 चैप्टर किया ही नहीं होता है, तो उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज हो गई कि अरे ये तो क्या हो गया भाई, अभी तक तो सब ये चैप्टर बड़ा आसान आसान लग रहा था, अचानक से मुश्किल कैसे हो गया। तो देखिए मुश्किल अचानक से नहीं है, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। अब अगर मान लीजिए इसी के हम 10 क्वेश्चन कर लें, हमने तो केवल 2 क्वेश्चन किए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर लें, तो फिर यही चीज आसान हो जाएगी। क्लास 11th में 7 चैप्टर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जब आप उनको करते हो तो फिर आपके लिए ये बड़ी मतलब सिंपल सी चीज हो जाती है कि ठीक चलो यार, अब हमको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है, सीधा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हो, है ना। इतना सब कुछ आपके दिमाग में ये सब नहीं चलता रहता, इक्वेशन बनाना और इस तरह से, ये सब दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये डिस्कस किए। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सेम टू सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन हैं, तो हम उस एग्जाम्पल में वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि एसोसिएशन हो रहा है। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे जिसमें क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एसोसिएशन हो रहा हो। चलिए, तो हम ले रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.12। क्या क्वेश्चन है, कह रहे 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ले लो, ले लिया, और कह रहे 25 ग्राम बेंजीन में डाल दो, डाल दिया। फिर कह रहे हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इतना हो जाता है। अच्छा, तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा किसका, बेंजोइक एसिड सॉरी बेंजीन का। कह रहे हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। ठीक, मतलब अपने को KF बता दिया, कितना है, इतना है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, यानी अल्फा पूछ रहे हैं। इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहला काम कि जो मोलर मास है, मोलर मास हमें पता लगाना है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और ये M मोलैलिटी। ठीक है भाई, मोलैलिटी को थोड़ा ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, KF, मोलैलिटी को ओपन किया तो N डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है ना। N को भी अगर ओपन करेंगे तो गिवन मास बाई मोलर मास, अल्टीमेटली मोलर मास हमको चाहिए। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार कर चुके हैं। बस वही हमने इक्वेशन यहाँ पे यूज किया, मोलर मास इज इक्वल टू, तो KF की वैल्यू यहाँ दे रखी है और 2 ग्राम यहाँ पे गिवन मास है, इसका सारा कुछ रख देंगे, अल्टीमेटली ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब किसकी बात चल रही है, मोलर मास किसका हमने कैलकुलेट किया, बेंजोइक एसिड का। ठीक है, और बेंजोइक एसिड क्या है भाई, बेंजोइक एसिड ये है, ये है। तो भाई बेंजोइक एसिड का अगर हम मोलर मास कायदे से निकालें फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो कुछ और आता है। वो कितना आता है, वो इतना आता है, और आया कितना है, आया इतना है। ठीक है भाई, तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू मोलर मास के नीचे आ जाएगी, और जो आनी चाहिए बकायदा C6H5 ये सब लिख करके, उसका जो कैलकुलेशन है वो इतनी है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I का हमने पता लगा लिया। चलो, अब I के बाद हमको क्या पता लगाना है। अब देखिए, हम ये लिख देते हैं बेंजोइक एसिड, फिर इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा डाइमर, बेंजोइक एसिड, और ये हमने डाइमर बना दिया। ठीक है भाई, समझना बात को। मान लो कि हमने बेंजोइक एसिड पहले कितना लिया, स्टार्टिंग में इसका जो मोल्स हैं, यूनिटी हमने ले लिया 1 मान लिया। ठीक है, और इसमें एसोसिएशन कितना हो रहा है, अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे थे, तो मान लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो अब ध्यान से समझना, ये बताओ कि मान लो कि अगर एक CH3COOH है, ठीक है, ये हमने लिए 100, तो 100 लिए और 100 में ये सारे आपस में चिपक गए, मतलब कि CH3COOH ये होल ट्वाइस एक गया, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे हो गए। तो कितने, 50।
पहले पार्टिकल्स कितने थे, 100 थे, और अब पार्टिकल्स कितने होंगे, 50 हो गए। तो 100 से 50 होता है, 100 से 50 होता है, 100 का 50, तो 1 का 50/100 यानी हाफ। ठीक है, तो अगर यानी 1 लिया तो हमने तो हाफ हो गया, यही मतलब हुआ। वही बात हमने यहाँ लिख रखी है, देखिए। तो अगर अल्फा है वैल्यू किसकी, अल्फा वैल्यू है एसोसिएशन की, तो इसका मतलब कितने बनेंगे, तो जितनी वैल्यू होगी उसके जस्ट हाफ बनेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ 100% एसोसिएशन हुआ, यहाँ क्या हुआ, 100 थे और 100 के 100 चिपक गए। तो 100% जब एसोसिएशन हो रहा है तो कितने बचे, आधे बचे ना, 100% एसोसिएशन में आधे बचे। तो वही बात तो हमने यहाँ लिखी है ना, मोल्स हमने 1 लिए और ये 0 थे, फिर बाद में अल्फा डिग्री एसोसिएशन हुआ। तो अगर अल्फा डिग्री ये कम हो रहा है, अल्फा डिग्री अगर ये कम हो रहा है तो ये कितना बनेगा, अल्फा डिग्री का हाफ बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 का 2 बन रहा है ना, 1 का 2, अरे सॉरी 1 का आधा बन रहा है, तो 1 का आधा बन रहा है, तो अल्फा अगर ये टूट रहा, अगर अल्फा ये कम हो रहा है तो ये कितना बनेगा, उसका जस्ट हाफ बनेगा, तो अल्फा/2 इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के पहले। तो डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में ये है और ये है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 पार्टिकल थे ए बी के, ठीक है भाई, और इनमें हम कह रहे हैं कि यार इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन 70% का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 70 जो है आपस में जुड़ गए इस प्रकार से, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो 1 2 ऐसे कितने, ऐसे 35 हो जाएंगे भाई। अगर 70 जुड़ रहे हैं आपस में तो 70 आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे, 35 बन जाएंगे। तो यार 100 - 70 हम इधर लिखेंगे और उधर कितना लिखेंगे, उधर लिखेंगे केवल 35। तो मैं कहूं अब टोटल बताओ कितने हुए, तो यार 100 में से 70 तो जुड़ गए, तो बचे कितने, 30। तो 30 बचे इधर वाले और 35 बचे जो जुड़ गए, तो टोटल कितना हो गया, 65। 65 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में कितना था, 100। तो ये क्या हो गया, आई हो गया। आई का मतलब क्या होता है, टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद और टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई पहले। तो वही बात हमने यहां लिखी है, देखिए आई की जब हमने वैल्यू लिखी, हाँ यहाँ पे आई की वैल्यू हमने क्या लिखा, टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद। तो डिसॉल्व करने के बाद कितने हुए, 1 - अल्फा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2, अल्फा/2। इसको टोटल करो कितना आएगा, तो दिख रहा है साफ साफ कि अल्फा माइनस का है और प्लस अल्फा/2। कुछ लोग को यही समझ में ना आएगा, इसलिए देख लो भाई, अल्फा/2 माइनस अल्फा ये है भाई। ठीक, तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो अगर इनको हम टोटल कर दें मान लो, तो यार ये ऐसे 2 हो गया, अल्फा -2 अल्फा, तो कितना हो गया, अल्फा, अरे तो भाई ये आ जाएगा -अल्फा/2। ये अल्फा/2 माइनस अल्फा करेंगे तो इसका सिंपल मैथमेटिकल रिजल्ट ये आएगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, इतने का मैथमेटिकल रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 - अल्फा/2 डिवाइड बाई 1। वही हमने यहाँ लिखा है 1 - अल्फा/2/1। और इसको अगर हम 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, जो ये 1 ये वाला है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बचेगा कितना, 1 - अल्फा/2। ठीक है भाई। अब यहाँ पे यार इसको थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करें तो आई का जो वैल्यू है हमने ऊपर कैलकुलेट ना किया है, ये देखो ये रहा आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या था, मोलर मास जो
पेपर में हमारा आ रहा है फॉर्मूले से, और मोलर मास जो हमें इंस्ट्रूमेंट बता रहा है। ठीक है, ये आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने। कहां पुट कर दिया? ये आई है, ये अल्फा बाई 2 है। अल्फा बाई 2 को इस तरफ लेके जाओ तो ये आ गया अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, और ये आई जो है 1 में माइनस में कर दो तो 1 माइनस आई, और आई की वैल्यू हमने रख दी ये। तो अल्टीमेटली अल्फा जो आ गया वो कितना आ गया? अल्टीमेटली जो अल्फा आया वो आया है 0.992, ये फ्रैक्शन में आ गया। और अगर इसी को परसेंटेज में बात करें तो कितना आ जाएगा? 99.2%। 99.2%। तो ये हो गया भाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो ये था एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो डिसोसिएशन वाला था। अब मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्या करना है, आपको ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इसको आपको देखना है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, इसको आप खुद से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कितने परसेंट बात समझ में आई, क्योंकि देखिए देख के पूरा पूरा नहीं आया होगा। आप जब तक इसको 2 बार नहीं कर लोगे, आप इसको 2 बार पेन कॉपी से लेके नहीं करोगे, बात समझ में आएगी नहीं। हाँ, अगर आपने 11th में 7 वाला जो चैप्टर है अच्छे से कर रखा है तो जल्दी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो 7th क्लास में था काफी टाइम पहले पढ़ा था, सॉरी 7th क्लास बोल रहे हैं, 11th क्लास में था काफी टाइम पहले पढ़ा था, भूल गया होगा। तो ये था भाई मेरी तरफ से ये इसका सॉल्यूशन। अब आप बताएं कुछ, कोई बात आपको पूछनी हो कि ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया, जो भी है तो बताएं एक एक करके। विपिन बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुश्री और कीर्ति। अच्छा, अनुज। सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए मुझे आपके रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। हाँ तो मैंने देखो, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं इसको यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ अगला वाला एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे वो बताना पड़े। तो एक बार इसको देख ही लो। देखो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 2.13, यानी कि बुक का ये लास्ट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है इसमें? ठीक है अनुज, अपना माइक चाहे तो ऑफ कर लो। हाँ, तो क्वेश्चन है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस। भाई डेंसिटी हमें केमिस्ट्री में जब कभी देता है, हमको वॉल्यूम दे दिया, और हमको डेंसिटी दे दिया, तो इसका मतलब हमको वो क्या बताना चाहता है? मास बताना चाहता है, मास बताना चाहता है। और सॉल्वेंट का हमें वॉल्यूम बता दिया, तो सॉल्वेंट का भी एक तरह से मास ही पता चल गया, वाटर का, क्योंकि जो मास और वॉल्यूम है दोनों सेम सेम रहता है। तो ऊपर की जो 2 लाइन है इससे हमें क्या पता चल गया? मोलैलिटी पता चल गई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, है ना। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ रही है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है भाई, वांट ऑफ फैक्टर बताना है। तो सीधी सी बात है कि आप जो है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है, आप वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, और डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। ऊपर जैसे आपको बोला एसोसिएशन कांस्टेंट जैसे आपने निकाला, यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला है। हाँ, एक और खास बात है कि जो KF है वो 1.86 है, जो वहाँ हमने ऊपर एक बार नहीं लिया था। सीधी सी बात है, इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके मोलैलिटी के बाद डेल्टा TF भी आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा TF आ जाएगा, और उसके बाद आई क्या होता है? आई होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो जो हमारा कैलकुलेशन से आना चाहिए। तो कैलकुलेशन से इतना आ रहा है, और इंस्ट्रूमेंट कितना बता रहा है? इंस्ट्रूमेंट इतना बता रहा है। ये ऑब्जर्व्ड यानी इंस्ट्रूमेंट से हमने देखा तो इतना आ रहा है। तो आई का तो वैल्यू आ गया भाई, आई का खेल खत्म। अब वही बात पुरानी, क्या पुरानी बात?
कि अगर हम एसिटिक एसिड को इस तरीके से ले लें, जैसे CH3COOH, तो ये CH3COO माइनस और H प्लस, ये हो गया भाई। मान लिया हमने कि स्टार्टिंग में जो इसके मोल्स थे 1 थे और इसके 0 क्योंकि अभी डिसॉल्व तो किया ही नहीं, और उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है, अल्फा। तो अगर अल्फा ये डिसोसिएट हुआ तो अल्फा ये बना और ये भी अल्फा बना। तो अल्टीमेटली आई हम कैसे, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के पहले। तो भाई डिसॉल्व करने के पहले 1 + 0 + 0 यानी 1 थे, ये डिसॉल्व करने के पहले की बात है। और डिसॉल्व करने के बाद दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतने पार्टिकल्स टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 + अल्फा आ जाएगा। ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो एक अल्फा बच, ये हो गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 0.04, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.04। अच्छा, अब के ए हमसे पूछा गया है, तो भाई देखिए कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखें तो सी और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये कंसंट्रेशन सी अल्फा, आपको बता ही चुके हैं कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं सी अल्फा, और यहाँ पे सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, ठीक है भाई। तो अगेन वही फिर से पुरानी बातें, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये कैसे आ गया बताया जा चुका है आपको। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे भाई, ये आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था दूसरा वाला एग्जाम्पल जो मुझे बताना था। तो हमने यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट और वांट ऑफ फैक्टर दोनों ही हमने पता कर लिया। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है कि ए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दो अलग अलग चीजें। तो ये था भाई क्वेश्चन। और एक और देखिए क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेंस में, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको भी साथ में देख ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय दिस, है ना। तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आपको दे दिया, और क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूट इतना ऐड किया, कितने में, इतने बेंजीन में, मतलब क्या दे दिया, मोलैलिटी दे दिया। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ये एसोसिएशन हो रहा है ना, और डाइमर बना रहे हैं, ठीक। और परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक, अब आपको परसेंटेज एसोसिएशन पता करना है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो उसी को परसेंटेज में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एसोसिएशन आ जाएगा। के एफ हमको दे रखा है। चलिए ये ऑप्शन है हमारे, देखिए इसको इस तरीके से करना है। जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ने बताया वो इतना, ऊपर हमको दे ही रखा है वो बता रहे हैं ये, ठीक है। और जो हमको वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब के एफ दे रखा है, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ऑन पेपर हमारा जो आना चाहिए इतना आना चाहिए, ऑन पेपर ये वैल्यू आनी चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट इतना बता रहा है। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ऑन पेपर, सॉरी इंस्ट्रूमेंट वाला डिवाइडेड बाय ऑन पेपर, यानी इतनी आ जाएगी आई की वैल्यू, ठीक। और हमसे क्या पूछा गया, अल्फा ही पूछा गया है। देखिए तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने वाले हैं। एसिटिक एसिड बोला है तो ये हो गया, और इसका डाइमर बना देंगे, ये डाइमर बना दिया, ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग में इसके 1 मोल थे, इसके 0, अभी डिसॉल्व किया ही नहीं जब, और जब कर दिया तो 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। भाई एक का आधा बन रहा है तो अल्फा का अल्फा बाई 2 बनेगा। अब आई क्या होता है, आई होता है पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद टोटल वाले, यानी कि दिस प्लस दिस, ये ऊपर लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के पहले, तो पहले तो 1 ही था, तो ये हो गया, तो हो गया बस। अब सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा फ्रैक्शन में, और इसको पूछा गया है परसेंटेज में।
तो परसेंटेज में बता दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा भाई इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कर लिए होते और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लिए होते तो ये क्वेश्चन फिर आपसे आराम से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई मेरी तरफ से आज का लेक्चर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्लोज करता हूँ।